हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की ये हमारी चैप्टर नंबर 4 की चैप्टर नंबर 4 में हम स्टार्ट कर रहे थे स्टार्टअप एंड इट इज रजिस्ट्रेशन। स्टार्टअप एंड इट इज रजिस्ट्रेशन, जिसमें ऑलरेडी हमारी 3 क्लास हो चुकी है। हमारी आज की ये जो क्लास है क्लास नंबर 4 है। क्लियर है? तो आज की क्लास में जो हमारा ये टॉपिक है, टॉपिक का नाम है रजिस्ट्रेशन स्टेप। टॉपिक का नाम है रजिस्ट्रेशन स्टेप। एक स्टार्टअप को रजिस्टर कराने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बारे में बात करें। क्लियर है? अब कुछ स्टेप होता है। स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले जो भी स्टार्टअप एंटिटी है उसको एज अ इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ता है। जो भी एंटिटी है उसको इनकॉर्पोरेट कराना पड़ता है। तो पहला स्टेप होता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी। स्टेप नंबर 2, फिर आप रजिस्टर कराओगे, रजिस्टर विद स्टार्टअप इंडिया। आप फिर रजिस्टर कराओगे, रजिस्टर विद स्टार्टअप इंडिया। स्टेप नंबर 3, आप फिर रिकॉग्निशन लोगे किससे? DPIIT से। गेट द रिकॉग्निशन फ्रॉम DPIIT। आप इससे क्या लोगे? रिकॉग्निशन लोगे। स्टेप नंबर 4, एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन। स्टेप नंबर 5, डॉक्यूमेंटेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। डॉक्यूमेंटेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। एंड स्टेप नंबर 6, गेट रिकॉग्निशन नंबर। तो ये स्टेप हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। अब इसी के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। भाई ये पूरे जो स्टेप रहेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर, क्या क्या स्टेप रहेंगे। तो पहला स्टेप की अगर मैं बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट स्टेप इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। पहला हमारे पास आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी। किसी भी स्टार्टअप को रजिस्टर कराने से पहले आपको बिजनेस एंटिटी को इनकॉर्पोरेट कराना पड़ता है। आपको क्या कराना पड़ता है? बिजनेस एंटिटी को इनकॉर्पोरेट कराना पड़ता है। अब कोई भी बिजनेस एंटिटी को, कौन सी बिजनेस एंटिटी है जो एज अ स्टार्टअप रजिस्टर हो सकती है? ठीक है ना। आपकी जो बिजनेस एंटिटी है जो एज अ स्टार्टअप रजिस्टर हो सकती है वो कौन सी है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या पार्टनरशिप फॉर्म। आप इन दोनों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाओगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में। जो जहां पर भी आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस रखना चाहते हो वहां के ROC के पास ऑनलाइन एप्लीकेशन लगती है।
प्राइवेट कंपनी के केस में लिमिटेड लायबिलिटी केस है, ऑनलाइन प्रोसेस प्रॉपर है। पार्टनरशिप फर्म, अगर आप पार्टनरशिप फर्म एज अ स्टार्टअप रजिस्टर कराना चाहते हो, ठीक है ना, इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, तो आप जहाँ पे भी, मतलब आप किसी भी रजिस्ट्रार के पास, मतलब जहाँ पे भी आपका फर्म जो है रजिस्टर होना चाहती है, वहाँ के रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो। क्लियर है? यहाँ तक की बात हो गई, समझ आ गई कि या तो आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना लो, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना लो, या फिर पार्टनरशिप फर्म बना लो। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो है उसके लिए आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको कंपनी का फॉर्मेशन करना है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे हमारे इंडिया में अगर मैं बात करूं, इनकॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो बता रखे हैं आपको। कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट हमें बताता है कि किस तरह से एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। कंपनीज एक्ट हमें बताता है कि किस तरह से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। कंपनीज एक्ट हमें बताता है कि किस तरह से कंपनी की मैनेजमेंट के लिए प्रोविजन होते हैं। कंपनीज एक्ट हमें बताता है कि किस तरह से कंपनी को वाइंडिंग अप किया जा सकता है, वाइंडिंग अप किया जा सकता है। क्लियर है? तो भाई किसी भी कंपनी को अगर इनकॉर्पोरेट करना है, किसी भी कंपनी को वाइंड अप करना है, तो उसके लिए आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। और कहाँ पर एप्लीकेशन लगेगी, एप्लीकेशन किसके पास लगेगी, जो एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है वो लगती है किसके पास, आरओसी के पास। वो लगती है किसके पास, आरओसी के पास। क्लियर है? टाइप्स ऑफ कंपनी इन इंडिया, अगर मैं इंडिया के अंदर कंपनी की बात करूं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी है। लाइबिलिटी के बेसिस पे बात करूं, लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की क्या है कंपनी है। तो पहले हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। हमने कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा है प्राइवेट कंपनी होता क्या है। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लोज 68, सेक्शन 2 क्लोज 68। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी कौन कौन सी कंपनी होती है, वो कंपनी होती है जिसका मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। जिसके जिसके एओए के अंदर, जिसके एओए के अंदर क्या होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, रिस्ट्रिक्शन होती हैं, प्रोहिबिशन होती हैं, लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन होती है। रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शन कितनी क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। रिस्ट्रिक्शन किसके रिगार्डिंग होती है, रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्रोहिबिशन किस रिगार्डिंग होती है, प्रोहिबिशन होती है भाई कोई भी प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं कर सकती, किस लिए, टू इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब देयर शेयर, वो इनवाइट नहीं कर सकती, है ना। और तीसरा जो लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन किस रिगार्डिंग है, जो प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 200 होते हैं। क्लियर है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर क्या होते हैं, 200 होते हैं। तो ये क्या होता है, प्राइवेट कंपनी होता है। पब्लिक कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, पब्लिक कंपनी, कंपनीज एक्ट के अंदर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसके मिनिमम नंबर ऑफ जो मेंबर होते हैं वो 7 मेंबर होते हैं, 7 मेंबर।
मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं 3 डायरेक्टर होते हैं, जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, जिसके शेयर जो होते हैं फ्रीली ट्रांसफर होते हैं। नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, और जिसकी सिक्योरिटी ट्रेड करती है स्टॉक एक्सचेंज में। अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे क्या करती है, ट्रेड करके यहाँ पर चलती है, तो इसको कहते हैं पब्लिक कंपनी। क्लियर है। तीसरी आती है हमारे पास 1% कंपनी। तीसरी कौन सी कंपनी आती है हमारे पास, 1% कंपनी। 1% कंपनी की बात कर लेते हैं, क्या होता है 1% कंपनी। 1% कंपनी ओपीसी, ये जो 1% कंपनी होती है, ये इट इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी, एक तरह से प्राइवेट कंपनी का पार्ट होती है, प्राइवेट कंपनी जिसमें एक मेंबर ही क्या होता है, एक पर्सन ही क्या होता है, मेंबर होता है, एक पर्सन ही क्या होता है, मेंबर होता है। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया जाता है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, मेंबर को कंपनी के एमओए के अंदर एक नॉमिनी को क्या करना पड़ता है, नाम देना पड़ता है, नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ता है, जो क्या होगा, मेंबर की डेथ के केस में या मेंबर इनकैपेबल हो जाता है अगर काम करने को लेकर, तो वो नॉमिनी जो होगा वो मेंबर बन के यहाँ पर चले। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चार्टर ऑफ द कंपनी, अगर मैं चार्टर की बात करूं, चार्टर के अंदर क्या क्या आता है, चार्टर के अंदर आता है एमओए, एओए। अगर मैं चार्टर की बात करूं, चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। अगर मैं चार्टर डॉक्यूमेंट की बात करूं, इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है एमओए, एओए, एमओए, एओए। अगर मैं एमओए की बात करूं, एमओए क्या होता है, एमओए चार्टर्ड ऑफ द कंपनी होता है, एमओए लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कंपनी के ऑब्जेक्ट्स, जो कंपनी के ऑब्जेक्ट को बताता है। ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, कंपनी बनी है, ऑब्जेक्ट को बताता है। वी सेट आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी फॉर विच कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द, ऑब्जेक्ट बता के यहाँ पर चलता है। एमओए के अंदर क्लोजेस होते हैं अलग अलग, नेम क्लोज, सिचुएशन क्लोज, सिचुएशन क्लोज, लायबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, सब्सक्रिप्शन क्लोज। ये अलग अलग क्या होते हैं बता के यहाँ पर चलता है। समझ आ गई। तो अलग अलग उसमें नेम, जैसे कंपनी का प्रपोज, कंपनी का नाम क्या होगा, नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है, या फिर लिमिटेड लगेगा अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है, ओपीसी लगेगा अगर कंपनी 1% कंपनी है, तो है ना। सिचुएशन भाई किस स्टेट के अंदर जहाँ पर कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस रखना चाहती है तो वो स्टेट कौन सा है, लाइबिलिटी क्या होगी मेंबर्स की, लिमिटेड होगी या लिमिटेड होगी, क्या लाइबिलिटी होगी वो बात करते हैं, कैपिटल कितनी होगी, मैक्सिमम ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी, ऑब्जेक्ट क्या क्या होंगे कंपनी के, और सब्सक्राइबर्स की डिटेल्स, वो सारा हमें पता है, हमने मेमोरेंडम वाले चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है। दूसरा है आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल के अंदर जो है रेगुलेशंस होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। रेगुलेशन किन के लिए होते हैं, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आर्टिकल के अंदर रेगुलेशन होते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी की मैनेजमेंट के लिए, कि किस तरह से कंपनी की मैनेजमेंट जो है काम करेगी, कंपनी की मैनेजमेंट किस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेगी, और ये सारे का सारा जो डॉक्यूमेंट्स होता है, ये वाला आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब्जेक्ट टू कंपनीज एक्ट होकर पर चलता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। लीगल फॉर्मेलिटी फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। यहाँ पे क्या है भाई, अब जब हम किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं
तो क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है? लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते टाइम क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटी होती है उसकी बात करते हैं। एक होती है प्री इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटी। प्री इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटी, प्री इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटी। दूसरी होती है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटी। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना चाहता है तो सबसे पहले जो भी उसके डायरेक्टर बनेंगे उन डायरेक्टर के पास क्या होना चाहिए? उन प्रपोज डायरेक्टर के पास डीएससी होना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉर द प्रपोज डायरेक्टर। ये किसके लिए जरूरी होता है? क्योंकि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल की जाती है उन एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए, उन एप्लीकेशन को साइन करने के लिए आपके पास डीएससी होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन फाइल की जाती है उसको फाइल करने के लिए आपके पास पहली बात डीएससी होना चाहिए। तो फर्स्ट जो पॉइंट आता है आपके पास डीएससी होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा, कोई भी पर्सन तब तक डायरेक्टर नहीं बन सकता जब तक उसके पास क्या ना हो? डिन ना हो। डिन का मतलब डायरेक्टर, डिन का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपके पास डिन भी होना चाहिए। अगर आपके पास डिन नहीं है, अगर किसी भी डायरेक्टर के पास डिन नहीं है तो इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन के अंदर ही क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम 3 लोग डिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन का नाम होता है वेब फॉर्म स्पाइस प्लस। ये है इनकॉर्पोरेशन फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन। अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहती है, इनकॉर्पोरेट होना चाहती है, तो वो फॉर्म स्पाइस प्लस के अंदर क्या करेगा? एप्लीकेशन देगा। और उसी के अंदर क्या होता है? मैक्सिमम 3 लोग डिन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो डिन के लिए अप्लाई भी वहीं से हो जाएगा। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है स्पाइस प्लस तो डिन आपको क्या कर दिया जाएगा? अलॉट कर दिया जाएगा। तीसरा स्टेप होता है फाइलिंग ऑफ स्पाइस प्लस फॉर्म। फाइलिंग ऑफ स्पाइस प्लस फॉर्म। स्पाइस प्लस फॉर्म को INC 32 भी बोला जाता है। स्पाइस प्लस फॉर्म को INC 32 भी बोला जाता है। इसके साथ कुछ अटैचमेंट लगती है, इसके साथ कुछ अटैचमेंट लगती है। अटैचमेंट क्या क्या है? पहली EMOA, डिजिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि INC 33 होता है। EAOA INC 34, और साथ में एजाइल फॉर्म होता है एक एजाइल फॉर्म। एजाइल फॉर्म क्या होता है? एजाइल फॉर्म के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। एजाइल फॉर्म के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स की सर्विस अवेल कर सकते हैं। अगर मैं स्पाइस प्लस वेब फॉर्म की बात करूं, ये टोटल आपको 11 सर्विसेज ऑफर करता है। इसके अंदर आप 11 सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जो जिसमें 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं और 3 किसकी सर्विसेज हैं? स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज है। ठीक है ना? 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वगैरह एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सी सर्विस? प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, है ना, और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स लगता है, तो उसके लिए भी प्रोफेशनल टैक्स में भी आपका रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। GST नंबर, बैंक अकाउंट ओपनिंग, पैन नंबर, ESIC, है ना, इस तरह की सारी आप क्या कर सकते हैं? इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा के आपका चल सकते हैं।
अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो फिर आपको आरओसी क्या करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। आपको क्या कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है इशू हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटी क्या होती है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटी क्या होती है वो बात करके यहाँ पर चलते हैं, समझ आते हैं। पहले पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटी बात करते हैं। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटी, वंस द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैज बीन इशूड बाय द आरओसी, जब कंपनी को सीओआई मिल जाता है, कंपनी बिकम अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ। जिस दिन से कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है उस दिन से लॉ की नजरों में कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है एंड रिक्वायर सर्टेन बेसिक रजिस्ट्रेशन टू इनिशिएट द बिजनेस इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग परमानेंट पैन नंबर, टैन नंबर। ये क्योंकि ये वाले तो देखो पैन नंबर जो होता है, ये टैन नंबर होता है, ये तो आपको स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर ही मिल जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आपको बाद में अलग अलग क्या करना पड़ता है, अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट को देखते हुए अलग अलग क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो अलग चीजें होती है। कंपनी को क्या करना पड़ता है, डे टू डे अफेयर के लिए बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। जैसे ही क्या होगी, इनकॉर्पोरेशन हो जाएगी तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग साथ के साथ आपकी हो जानी चाहिए और आपकी एनुअल जनरल मीटिंग भी 9 मंथ्स के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। इनकॉर्पोरेशन के फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीनों के अंदर अंदर आपकी क्या हो जानी चाहिए, एजीएम हो जानी चाहिए। और ये सारे का सारा जो है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटी जो है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो आपकी क्या बन गई, कंपनी बन गई। यहाँ पे तो आपकी क्या बन गई, कंपनी बन गई। अब आपको इस कंपनी को एज अ स्टार्टअप रजिस्टर कराना है, आपको इस कंपनी को एज अ स्टार्टअप रजिस्टर कराना है। अब स्टार्टअप रजिस्टर कराने के लिए आपको, अगर कंपनी को स्टार्टअप रजिस्टर कराना है तो आप क्या करोगे, रजिस्टर करोगे विद द स्टार्टअप इंडिया। आप अपने आप को कहाँ रजिस्टर करोगे, स्टार्टअप इंडिया में। Once the entity is incorporated, the business can be registered as a startup. The registration process is completely online and simple for the user. One need to visit the Startup India website and click the register button. कुछ नहीं करना, स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट वन नीड टू एंटर हिज नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द रजिस्टर बटन, ओटीपी विल बी सेंड टू योर ईमेल and the detail like the types of user, name, stage of startup, etc. should be mentioned. After entering the details, the Startup India profile will be created. Once the profile is created on the website, startup can apply for the various acceleration, incubation, mentorship program and other challenges on the Startup India website, along with the getting access of various resources like learning, development program, government scheme, state policy for the startup. जब एक बार आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, फिर आप क्या करोगे, आप स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आप स्टार्ट रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे, वहां पे आप अपनी डिटेल डालोगे। डिटेल डालते ही आपके मोबाइल ईमेल आएगा, क्या ओटीपी आएगा, ओटीपी ईमेल पे आके चलेगा। वो ओटीपी आप डालते ही आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। वहां पे आपको टाइप्स बताना है कि किस तरह के आप यूजर्स हो। तो वहां पे जो भी स्टार्टअप इंडिया की सर्विसेज की जो आपको सर्विसेज है उसको अवेल करके यहाँ पर चल सकते हैं। क्लियर है। Point number C, get recognition from the DPIIT. Point number C, get recognition from the DPIIT. The next step after creating profile of the Startup India. जब एक बार आपकी जो स्टार्टअप इंडिया के ऊपर प्रोफाइल जो है क्रिएट हो जाएगी, है ना, द रिकॉग्निशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड DPIIT, फिर आप क्या करोगे, अवेल करोगे, मतलब क्या करोगे, रिकॉग्निशन अवेल करोगे, किससे, DPIIT से। द रिकॉग्निशन हेल्प द स्टार्टअप टू अवेल वेरियस बेनिफिट लाइक एक्सेस टू हाई क्वालिटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विस, रिसोर्सेज, रिलैक्सेशन इन द पब्लिक प्रोक्योरमेंट, सेल्फ सर्टिफिकेशन अंडर द लेबर एंड एनवायरमेंट लॉ, इजी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, एक्सेस टू द फंड ऑफ फंड, टैक्स एग्जम्पशन फॉर 3 consecutive years, टैक्स एग्जम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट अबव फेयर मार्केट वैल्यू। अगर आप फिर क्या करोगे, जैसे ही आप क्रिएट कर दोगे अपनी प्रोफाइल स्टार्टअप इंडिया के ऊपर, फिर आप क्या करोगे, अवेल करोगे रिकॉग्निशन, किससे, DPIIT से। अगर आपने DPIIT से
जो रिकॉग्निशन अवेल कर ली तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहले तो हाई क्वालिटी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विस मिलेगी आपको, ठीक है ना। फिर आपका क्या होगा, काफ़ी सेल्फ सर्टिफिकेट जो होगा लेबर इन्वायरमेंट लॉ में आपको सेल्फ सर्टिफिकेट की फैसिलिटी दी जाएगी। आप आराम से फंड ऑफ फंड के लिए एक्सेस कर सकते हो, आराम से आप वाइंड अप करा सकते हो। आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी, ठीक है ना, 3 साल की। और आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी इन्वेस्टमेंट अगर आपकी फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है। फॉर गेटिंग रिकॉग्निशन, अगर आपको रिकॉग्निशन लेनी है, फॉर गेटिंग रिकॉग्निशन फ्रॉम द DPIIT, आप क्या करोगे, लॉग इन करोगे टू द रजिस्टर्ड प्रोफाइल, क्रिएट क्रेडेंशियल ऑन द स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट। आप अपनी स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट पे जो आपने वो कर रखी है, वेब अपना प्रोफाइल बना रखी है, उसमें लॉग इन करोगे। वहां पे क्लिक करोगे आप DPIIT रिकॉग्निशन में, आप DPIIT रिकॉग्निशन में क्लिक करोगे फॉर स्टार्टअप बटन अंडर द स्कीम एंड पॉलिसीज। क्लिक ऑन द गेट रिकॉग्निशन बटन ऑन द नेक्स्ट पेज। आप फिर क्या करोगे, गेट रिकॉग्निशन बटन पे क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज के अंदर, ए न्यू पेज विल बी ओपन, स्क्रॉल डाउन द पेज एंड क्लिक हेयर फॉर सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन एज स्टार्टअप। और वहां पे आप अपनी एप्लीकेशन क्या कर दोगे, फाइल करके यहाँ पर चलोगे। आगे बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन में क्या क्या होता है, जो ये एप्लीकेशन होगी रिकॉग्निशन की, इसमें क्या क्या होगा बात करते हैं। जो एप्लीकेशन होगी रिकॉग्निशन की उसमें क्या क्या होगा बात करते हैं। ऑन द स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन, ऑन द स्टार्टअप रिकॉग्निशन फॉर्म द डिटेल हैज बीन, ऑन द स्टार्टअप application for recognition on the startup India startup recognition form, the detail has to be filed such as entity detail, full address, authorized representative detail, director partner detail, information required, startup activity, self certification। तो ये आप एप्लीकेशन के अंदर ये चीजें डाल के चलोगे। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या जरूरत होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको रिकॉग्निशन लेने के लिए। इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का COI, सर्टिफिकेट ऑफ योर स्टार्टअप, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ योर स्टार्टअप, पैन नंबर, प्रूफ ऑफ फंडिंग, अथोराइजेशन लेटर। अगर आप किसी अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को, कंपनी के अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को, LLP को या पार्टनरशिप फर्म को, उसको क्या कर रहे हो, अथोराइज कर रहे हो, तो अथोराइजेशन लेटर भी दोगे। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लाइक पिच डेक, वेबसाइट लिंक, वीडियो, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क डिटेल्स, लिस्ट ऑफ अवार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट जो है अटैच करके चलोगे तो आपको रिकॉग्निशन में हेल्प करेंगे। गेटिंग ऑफ योर रिकॉग्निशन नंबर, अगर आपकी एक बार एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, आपको एक अलग से क्या मिलेगा, रिकॉग्निशन नंबर मिलेगा। सर्टिफिकेट रिकॉग्निशन विल बी इशूड आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट विच इज यूजली डन विद इन 2 days आफ्टर सबमिटिंग द डिटेल। और जैसे ही आपने एप्लीकेशन डाली उसके 2 दिन के अंदर अंदर, 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस तरह से ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है किसकी, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है किसकी, कि भाई किस तरह से एक स्टार्टअप को रजिस्टर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आज के लिए इतना था। नेक्स्ट क्लास में हम इसको